हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक जगत एवं मात्रक, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। तो ये 11th फिजिक्स का बढ़िया टॉपिक है। तो आज हम इसमें समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक होंगे। हम पहले समझेंगे इसके बारे में, टॉपिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो पार्ट में अपन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है प्रकृति के मूलभूत बल। तो प्रकृति के मूलभूत बल 4-5 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम जो हमारा आता है गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ये दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा लगाती है, तो जो घूमती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे ये वस्तु है और ये नीचे धरातल है, ये दो चीजें हो गई। ये अगर नीचे गिरेगी तो ये नीचे जाएगी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ये वस्तु के भार के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा बल लग सकता है, फिर नहीं लग सकता। फर्स्ट तो हमारा ये टॉपिक है, इसका एक फॉर्मूला होता है याद करने का इस बल को। मतलब दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, ये पृथ्वी के मध्य नहीं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 आर स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक होता है ये। क्या होता है ये? गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक होता है ये, होता है 6.67 × 10⁻31। ठीक है, m1 प्रथम द्रव्यमान, प्रथम गोला द्रव्यमान जो भी हो। ठीक है, द्वितीय हो गया। ठीक है, और ये होती है त्रिज्या। त्रिज्या या दूरी यहाँ पे आपको दी हुई होती है ये। ठीक है, जो आप जब कुछ सॉल्व करोगे तो आपको दी हुई होती है। ठीक है, तो ये त्रिज्या मान लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे आर लिखा है, रेडियस। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा आता है विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा हमारा आ गया विद्युत चुंबकीय बल। तो अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ये इसके जैसे सेम होता है, बट ये वस्तुओं के मध्य नहीं, ये दो आवेशों के मध्य लगते हैं। जैसे Q1 Q2 आवेश होते हैं ना, इन दोनों के मध्य। जैसे कि Q1 ये रखा, Q2 ये रखा, दूरी में है 8 मीटर। आप पूछे इनमें कितना, इन दोनों में आकर्षण का कितना बल लग रहा होगा, आप क्या आंसर दोगे? ये यहाँ से आंसर आएगा। तो मैं समझाता हूँ एक बार। ठीक है, तो Q1 Q2 मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल होता है। इसका भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ये होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। ये नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है। नियतांक को आसानी से समझ लेंगे आप। एक बार रिकॉर्ड चालू कर दूं। नियतांक को आसानी से समझ लेंगे। नियतांक क्या होता है? ये 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 वही R स्क्वायर। तो इसको समझ से आपको, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आप कि दोनों के क्या होते हैं, कैसे क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लाता हूँ इसके लिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो इसके अपन क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं गुरुत्वीय बल के लिए क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लेंगे जैसे कि ये 5 किलो का बक्सा रखा है। ठीक है, 5 kg इसका। ये जो दूरी है वो है 7 मीटर। ठीक है, 7 नहीं किलो, हम 8 ले लेते। ठीक है, ये 3 किलो का बक्सा रखा है। दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, गुरुत्वीय बल। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, वो 10 की पावर वहाँ पर -11 था, 6.67 लिखा था मेरे गुरुत्वीय नियतांक। G = 6.67 × 10⁻11 है। ठीक है,
अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसका आंसर जब करेंगे तो पहले हम देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है। F=G m1m2/r²। जो जो दिया है वो लिख देंगे। तो इस पहले उसको लिख देते हैं हम 6.67 क्रॉस 10⁻11 क्रॉस 5, ये 5 है गुणा 3 बटे में 8²। 8² को हम सोल्व करेंगे कि 6.67 क्रॉस 10⁻5 गुणा 3 15 गुणा 6.67 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ही हो जाएगा। आवाज सही से आ रही है क्या? हाँ, तो एक बार देख ले। तो मैं ये हमारे पास 6.67 का 100 पॉइंट हमारे पास ये आया है। तो इसको यहाँ लिखेंगे 100.05। ठीक है, क्रॉस 10⁻11 पॉइंट में 5 है। तो आपको पता हो अगर सम संख्या है तो उसको एक मतलब पॉइंट को हटा देते हैं, 10⁻13 लिख देंगे इसको। ठीक है, 8 के स्क्वायर कितना 64। 0.5 को कोई मैथ नहीं होता। ठीक है, हटा दो इसको। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपका 100/64 100/64 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास। कितनी बार स्क्वायर सोल्व करें? नहीं, हाँ ठीक है। लास्ट में मैं आपको इजी वे में समझा दो। 32 25/16 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनके मध्य जो बल लगेगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 8.5666 ऐसे होगा 10⁻11। ठीक है, ये हमारे पास का आंसर आ गया। अब ये सेम चीज हम इसको आवेश में ले लेंगे। तो इसको आवेश में जब हम लेंगे तो जैसे एक आवेश है 7, एक है 4, दोनों की मध्य दूरी 3 ले लेते हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? 9 की पावर क्रॉस 10 की पावर 9 क्रॉस 10 की पावर हो जाएगी 9। ठीक है, क्रॉस आवेश कितना है 7 गुणा 4 बटे में आ जाएगा मेरे पास का क्या दूरी क्या है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा। 7 गुणा 4 7 28 28 क्रॉस 9 28 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन होती है क्या, छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके काम आते हैं छोटे पार्ट्स में। तो हमने 2 बल पढ़ लिया अभी तक, गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल हो गया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, जो भी इसका नाम विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है आपको? तो अब जो हमारा नेक्स्ट बल है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। थर्ड जो नंबर पर बल होगा वो होगा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? ये आप समझ लोगे कि 2 नाभिकों के मध्य लगता है, ये वही बल होता है। ये क्या होता है? जैसे 2 न्यूक्लियन 2 नाभिक होते हैं ना, कहीं किसी भी जगह, जैसे 2 गोलों में में 2 नाभिक होते हैं। तो नाभिक को एक जगह बंधित करता है। जैसे कि ये गोला है। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन से समझा रहा हूँ, लेकिन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जाएंगे नोट्स। ये हमारे पास एक गोला है, इसमें ये नाभिक है। अब नाभिक गोला चलेगा, मान लो गति करेगा वृत्ताकार, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा तो नाभिक चेंज नहीं हो तो नाभिक को एक जगह नाभिक के बल लगता है, जो नाभिक को डुलने मतलब इधर उधर होने नहीं देता, ताकि बंधित रखता है एक जगह। जैसे नाभिक इसी जगह, अगर आप इसको यहाँ भी ले जाओगे नाभिक यही होगा, ना कि यहाँ होगा। ठीक है, तो ये नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं इसको।
इसे दुर्बल नाभिक की बल नहीं, हाँ दुर्बल नाभिक की बल भी होता है ये, ठीक है। और ये चौथा इसका दुर्बल नाभिकीय बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल कुछ ही नहीं होता है। ये क्या होता है? कुछ अलग प्रकार के नाभिक होते हैं जिनमें बीटा शेल होता है, बीटा शेल आपके आगे आएगा, ये होता है। तो ये इनको बंधित रखता है, बस दोनों में ये अंतर है। ये आप कहते हैं बल, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है भौतिकी संरक्षण नियम, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ भौतिकी संरक्षण नियम। इसके क्वेश्चन कम आते हैं वैसे, इसके क्वेश्चन और भी कम आते हैं, क्योंकि जो शुरुआत के दो है ना वो बल क्यों क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा था, मैंने आपको बिल्कुल इजी कंसेप्ट में समझाया, वो बहुत हार्ड पूछ जाता है। कोई भी चीज़ कहीं भी गायब कर देगा, और गायब करने से नहीं होगा, वो बहुत अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है उनमें, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं जो फिजिक्स में संरक्षण नियम होते हैं ना, हमारा टॉपिक अगला आ गया संरक्षण नियम के बारे में। संरक्षण नियम मैं नीचे एक पेज अटैच करूंगा, मतलब शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उसमें इस चैप्टर को एक पेज अटैच करूंगा जो बिल्कुल शॉर्ट नोट में, उनमें सारे जो चैप्टर से जो फॉर्मूलाज निकले ना वो है, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। ये बल आपको आसान दिख रहा है, ये संरक्षण नियम बहुत दिख रहा होगा कि ये कुछ छोटे टॉपिक है, ये बहुत छोटे टॉपिक नहीं, ये बहुत हार्ड टॉपिक है। ये कौन सी जगह कब लग जाता है आपको पता भी नहीं लगता। रेखीय संवेग संरक्षण नियम, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम। थर्ड हमारा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम। लास्ट जो हमारा है चौथा आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम मैं डायग्राम के थ्रू आपको भी समझा देता हूँ ये क्या होते हैं चारों के। फर्स्ट ले लेते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पॉइंट पार्टिकल है, कुछ भी है ना, उसको आप कहीं भी गति कराओ, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कोई सी ही गति कराओ, या फिर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट लगाओ, अगर प्रथम वस्तु में इतनी ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा उसमें प्रथम जो शुरुआत में टाइम रहेगी वही उतनी अंतिम टाइम रहेगी, उसके ना ऊर्जा को हम बना सकते ना हम नष्ट कर सकते, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक। रेखीय संवेग संरक्षण नियम ये उन वस्तुओं पर लगता है जो रेखीय गति करती हुई भी अपनी ऊर्जा को बचाए रखती है, उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, चाहे वो कितनी ही रेखीय गति कर ले, वो वृत्ताकार करेगी तो हो जाएगी, ये कुछ पार्टिकल्स पे लगता है, ठीक है। अगला आप नाम से पहचाने कोणीय संवेग संरक्षण नियम। संवेग होता है इनकी ऊर्जा नहीं, सॉरी संवेग की बात कर रहा हूँ मैं, संवेग। अच्छा, संवेग और वेग में बहुत अंतर होता है, संवेग अलग है, वेग अलग है, ठीक है। ये उन वस्तु के बारे में जो कोणीय गति करते हुए अपनी संवेग को बचाए, मतलब संवेग उनका नॉर्मल रहता है, स्थिर रहता है संवेग, कि पहले वो 4 मीटर पर सेकंड उनका संवेग था, अभी भी 4 मीटर पर सेकंड ही है। चाहे रोड ऐसी हो, चाहे पार्ट मतलब उनका पाथ ऐसा हो या फिर ऐसा हो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाला आवेश संरक्षण नियम, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आवेश संरक्षण नियम, आवेश क्यों बन, जैसे कि एक वस्तु है, एक बल्ब है, ये पार्टिकल से ऊर्जा निकली, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा, ये बल्ब है ना, तो जो इसका आवेश है, इसके अंदर जो आवेश है वो जो शुरुआत में जो था ना कि जैसे 5 गुलाम था, 5 गुलाम,
लाइन अंत में रहेगा 5 गुना, वो ना कम होगा ना बढ़ेगा, वो सिर्फ स्थिर रहेगा। तो इसको कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। ठीक है, ये हमारे लिए संरक्षण नियम 4 फिर ये बड़ा स्क्रीनशॉट लेना और इनका नाम करना चाहो। हाँ, तो आपने कर लिया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस चैप्टर, ये तो सिर्फ बेसिक था जो चैप्टर से अब स्टार्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो मात्रक तथा राशियाँ। राशियाँ क्या होती है? राशियाँ देखो 2 प्रकार की होती है। देखो फर्स्ट का नेम है मूलभूत या आधार राशियाँ। ये वो राशियाँ जिनके मात्रक हमारे पास होते हैं कि इसको कैसे इसका कौन सा मात्रक है, इसका पर्टिकुलर एक मात्रक होता है। जैसे किसी चीज़ का, जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है तो पर्टिकुलर द्रव्यमान का ही होगा, और किसी वस्तु का नहीं हो, तो उसको बोलते हैं मूलभूत भौतिक राशि। सेकेंड हमारा हो व्युत्पन्न राशि। ये टोटल 7 प्रकार की होती है ना। अब इस 7 के अलग जो भी पार्टिकल, जो भी जिस भी मात्रक में मापे जाएंगे, जो भी वो अलग अलग राशियाँ होगी, उन सबको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी होगी राशियों की बात। अब करते हैं मात्रक की बात। मात्रक क्या होता है? मात्रक आपको पता है, मात्रक देखो टॉपिक लिख लेता हूँ। मात्रक माप कर दर्शाने के तरीके को मात्रक कहते हैं। देखो मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी वस्तु को माप कर दर्शाने के तरीके को मात्रक कहते हैं। मात्रक जैसे कि देखो हमारे पास 3 पत्तियां है किसी भी चीज को मापने की। आपको पता हो कितनी पत्तियां हमारे पास? 3 पत्तियां। फर्स्ट जो सबसे मेन है, देखो CGS, सेकंड MKS, और थर्ड हमारे पास हो जाएगा FPS। क्या होती है? ये होता है सेकंड। ये तीनों पत्तियों में एक ही पढ़ना है। ये ग्राम, ये किलोग्राम, और ये होता है हमारे पास पाउंड होता है। ये पाउंड वो नहीं जो इंग्लैंड में करेंसी है, नहीं, ये पाउंड अलग होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में जानते हैं, ये मीटर और ये फेराडे। अब क्या है, कुछ कंट्री में इसको मान्यता दी है, कुछ ने इसको दी, कुछ ने इसको दी। फिर इंटरनेशनल में तो ये हर फ्लोर के आप जानते हो, किसी भी कंट्री हो तो माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा तो वो इंटरनेशनल पत्ती में ही होगा। जैसे हम कोई भी माल भारत के लोग बाग, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया की वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई भी अदर कंट्री हो तो मैं उसको इंडियन करेंसी थोड़ी दूंगा, मैं उसको दूंगा डॉलर सार्वभौमिक के। ठीक है, तो ऐसे बना गई इंटरनेशनल पत्ती ऐसे। ठीक है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें क्या दिया गया कि जो होता है, एक मिनट, ये पीछे ना बैकग्राउंड वीडियो बना, इसमें क्या कर गया रो रो रो। तो इसमें क्या करेगा कि सबके एक एक पार्ट बांट हुए, जैसे एम्पियर होता है, कोई भी विद्युत का होगा एम्पियर, भार की होगी केजी, दूरी की होगी उसको किलोमीटर, उसको होगा क्या कहते हैं उसको सेकंड सार्वभौमिक रहा है शुरुआत से। ये तो सार्वभौमिक है, इसको तो शुरुआत से सार्वभौमिक रखा गया है, बट इन पत्तियों में चेंज किया गया कि ये सबसे हाईएस्ट पत्ती है इसकी। देखो
ये चलती है। आप कहीं भी जाओगे आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरा घर उसके घर से 500 मीटर दूर है, आप यूँ ही बोलोगे आधा किलोमीटर है। इसलिए किलोग्राम मतलब किलोमीटर ऐसे पत्ती है, आदमी थोड़ी बोलेगा आधा किलो मतलब क्या कहते हैं 500 ग्राम किलो, तो आप बोलोगे आधा किलो, तो इसको बोलते हैं पत्ती। ये ऐसा ही पत्ती है, इंटरनेशनल पत्ती है। ये था मात्रक और ये पत्ती है, ठीक है। अब एक और जो हमारे इसमें बड़े मेरे पास नोट्स हैं, जो मैं नोट्स आपको नीचे पीडीएफ में अटैच कर दूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था, कोई बच्चा स्किप करके आया वीडियो को पहले से आगे क्या मेन टॉपिक ये समझेंगे तो उनके लिए बात है। ये नीचे पीडीएफ अटैच कर दूँगा मैं। अब हमारे पास आ गई विमा। विमा विमा को मैं हाईलाइट कर दूंगा। विमा मोस्ट टॉपिक है, मतलब मोस्ट ये है क्योंकि इसमें विमा के हर साल मेंस जेई मेन प्लस एडवांस फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही इसका विमा का, और बहुत ही इजी टॉपिक है, आप समझ जाओ। इसको बोलते हैं एमएलटी, एमएलटी से दर्शाते हैं। मेन विमा यही है, इसके आगे आप एम्पियर जो लगते हैं गुलाम गुलाम सभी इसमें आगे लगेंगे, ठीक है। मैं पूरा चार्ट में एक बार आपको चार्ट अटैच कर दूंगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट। हाँ तो लिया मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल एरिया आप सब जानते होंगे, उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सॉरी इसको हिंदी में लिखना बेस्ट रहेगा क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। लंबाई तो इतना आप समझिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा में भाग में नहीं, ठीक है। देख लिया आपने। इसकी एमएलटी कैसे लिखोगे आप? द्रव्यमान में कोई रोल इसमें नहीं, m0 L2 T सिंगल कैसे टाइप से T लिखेंगे T0 m0 L2 T0 की लंबाई इसमें दो टाइम थी। ये इसका मात्रक क्या है? लंबाई। इसका मात्रक क्या है? लंबाई, ठीक है। किससे मतलब लेंथ, ठीक, लेंथ से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट समझता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट ऐसे मैं उदाहरण लेके समझा देता हूँ। आयतन समझा देता हूँ। आयतन नहीं, मैं आपको घनत्व समझाता हूँ। घनत्व, घनत्व बहुत बढ़िया है। क्या है ये? क्या है आपको इससे क्या सबको समझना है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है ये, द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो आयतन की विमा क्या होगी? m0 L3 T0, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो होती है आर की विमा आयतन की। द्रव्यमान क्या होगी? m1 L0 T0, ठीक है। तो अब कैसे समझेंगे आप घनत्व की विमा, ठीक है। तो इसकी जाएगी m L3 T0, ठीक है। तो ये दोनों बटे में ले लेंगे दोनों विमाओं, ठीक है। दोनों विमाओं को हम क्या कैसे ले लेंगे? भाग में। तो ये तो चला गया, ये भी चला गया, इसी से वो ऊपर पहुंच गए। m L-3 यहाँ पे L0 L-3 T0 ये होती है एक्सेलरेशन की विमा। m शुरुआत से ऊपर था, ऊपर ही, L नीचे था, अब इसको नीचे नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि हमारे को इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो -3 में हो जाएगा ये T0। ये होती है विमा। ये क्या है? फॉर्मूले से निकलते हैं, आप समझ गए होंगे। बस इसलिए आपको बोला जाता है कि फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला अगर आपको किस चीज़ का याद है, जैसे आप अपनी इच्छा से कोई सी दे दो, मैं उसको निकाल के दिखा दूंगा। वो चीज़ जैसे कोई भी दे, तो मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा है, चार्ट है मेरे पास इस चीज़ का, तो मैं आपको इस चार्ट के नीचे पीडीएफ दे दूंगा। दाब, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, गैस नियतांक, संवेग, बल, काल, मतलब बहुत सारी इसमें बीमारी लिखी हुई, मैं आपको वो पूरा बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन प्लस एडवांस दोनों पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन मैथ्स में फिक्स, मैथ्स 10 शिफ्ट होती है आपकी,
6 शिफ्ट में क्वेश्चन फिक्स है, 6 शिफ्ट में क्वेश्चन फिक्स है इसमें। अब आप एक चीज़ सोचते तो ये है ही इसमें, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अब वो आएगा बीमे सूत्र। मैंने आपको बताया था बीमे सूत्र विश्लेषण। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं। एक बार पूरा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने नोटबुक सब कर लिया होगा। हमारे पास अब आइए यथार्थता। यथार्थता क्या होती है? यथार्थता, इसको इंग्लिश में एक्यूरेसी बोलते हैं। ये आपकी फिजिक्स में काम नहीं थी, आपके पूरे जीवन में काम आती है ये चीज़। कोई भी पेपर दोगे, कहीं भी गाड़ी चलाओगे, कुछ भी करोगे आप जीवन में कोई भी काम, एक्यूरेसी आपके काम आएगी। एक्यूरेसी क्या होती है? जैसे किस चीज़ का वास्तविक मान 10 है और आपका जो मान आ रहा है वो 6 आ रहा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई? 60%। ये है एक्यूरेसी। मैंने कैसे निकाला इसको, आप समझ गए होंगे। 6, इससे मैंने परसेंटेज निकाल दी, नहीं सॉरी, हाँ 60% होगा, 100 आउट ऑफ निकलती है, ठीक है। 10 से जमा करना होता है, ठीक है। तो जैसे जेई में से 300 मतलब पीछे 75 क्वेश्चन आए, आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, है ना। आपका खुद का वास्तविक मान कितना है? मतलब नहीं आई एम सॉरी, 300 का पेपर था, आपके 240 नंबर आए, ठीक है। इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी कितनी है? आपकी एक्यूरेसी हुई 80%। ये आपकी एक्यूरेसी होगी कि आपने करे तो 100% थे, बट आपके 80% ही है, तो मतलब 80% एक्यूरेसी हो गई आपकी। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो 80% चांस है उसकी वो चीज़ सही होगी। ये होती है एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी प्रिसिशन, परिशुद्धता। अब आप सोचिए ये सेम मिलती जुलती है परिशुद्धता। प्रिसीजन नाम है इसका, स्पेलिंग्स की प्रिसीजन, प्रिसीजन। ये होता है किसी भी चीज़ की, जैसे हमारे पास कोई एक चीज़ है वो 0.1 सेंटीमीटर नापती है, कोई एक चीज़ है 0.01 सेंटीमीटर नापती है। तो हम अगर उससे 1.5 सेंटीमीटर का कोई चीज़ नापेंगे तो ये हमें देगी 1.56 और ये देगी हमें 1.5, सॉरी ये देगी 1.56, ठीक है। ये बना, इसको कहते हैं परिशुद्धता। मतलब जितना ज़्यादा कोई चीज़ शुद्ध निकाल सके ना, उसको कहते हैं। जैसे वस्तु का अल्पमतांक आता है, मापन का, मापन यंत्र का अल्पमतांक भी आता है, आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई इतने से चालू होता है ये। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिक तराजू लाओगे, उसमें कम से कम 10 ग्राम खुलता है। जब तक अगर आप उसमें 9 ग्राम रख दोगे उसमें कुछ ही नहीं आएगा, जब 10 रखोगे तभी उसमें कुछ आएगा ना। ये कहते, और उसकी जगह उसका अल्पमतांक 1 होता तो आ जाता। एक बार मैं इसमें 1 डाल देता, जब तक आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा यथार्थता और प्रिसीजन को, ठीक है। अगला ले लेते हैं त्रुटियों के बारे में, ठीक है। क्रमागत त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि आपको पता होगा, ये चीज़ें उपकरण में आती है, इंस्ट्रूमेंट में एक्सेट्रा, ये भी चीज़ आती है। तो क्रमागत त्रुटि और यथार्थता मतलब वो यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। त्रुटियाँ 2 प्रकार की होती है। चैप्टर का टॉपिक वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे पर क्यों नहीं। फर्स्ट आ गया हमारे पास, हाँ, क्रमागत त्रुटि। क्रमागत त्रुटि क्या होती है? क्रमागत त्रुटि जो होती है वो जैसे कोई भी उपकरण इंस्ट्रूमेंटल होता है, जिससे आप कोई चीज़ का मापन कर रहे हो, नाप रहे हो, तो वो शुरुआत से ही होती है। वो उसमें बस शुरुआत से नहीं होती है,
मतलब वो कोई अल्पता खराब अल्पमतान के कारण हो जाती है। तो अगर आप इसका जैसे बार बार निरीक्षण करोगे, जैसे कोई लंबाई मापनी है, इसमें कुछ अल्पतान में कोई मिस्टेक हो जाएगी, जो इसका न्यूनतम मान इसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी ना, तो इस चक्कर में हो जाएगा। तो जिसको करना की त्रुटि बोलेंगे, उसमें जो भी त्रुटि आएगी तो आप माप रहे हो, जैसे कि आपने किस चीज़ को 5 बार मापा, आपको फर्स्ट बार में नंबर 6.2, 6.7, 6.3, 6.9, 6.600, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं तो 5 बार नहीं करा, 5 बार लगाया, ठीक है। आप सोचोगे गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। आपको इसको कैसे सोल्व करना है। अब कितनी बार निकाला आपने? 5 टाइम, 6.2, 6.7, 6.3, 6.9, 6.6। इस प्रकार जो आप रिजल्ट आए मापने के बाद उनको एक साथ नोट कर लो, ठीक है। जितनी बार निकाले उसको लिख दो, ठीक है। तो 6.2, 6.7 हो गया अपने पास, 12.9, 12.9 और ये हो गया 19.2, है ना, 19.2 और ये हो गए 25.2, 25.2 और ये 26.1, 26.1 और 32.7 हो गए, ठीक है। 32.7 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका होगा 2.5, 6, ये हमारे पास ऐसे आएगा 5.5, ठीक है। आई एम सॉरी, 6.5, सॉरी 6.5 मिस्टेक हो गई, ये आपके सही है, ठीक है। ये आपके एक्यूरेसी से अपनी कोई कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है इसमें, और ये ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, इसको कहते हैं क्रमागत त्रुटि, ठीक है। सेकंड नंबर की जो होती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है? यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक, ये मतलब इसका नाम है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि भी बिल्कुल इजी है, इसको क्या हम नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इसको नष्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे नष्ट कर दिया, ये भी गलत है, ये भी सही, ठीक है। 5 का थोड़ी हम सुन 6.4, इसको थोड़ी बहुत क्या है कैलकुलेशन में मिस्टेक भी होगी, इसलिए बाइक में आवाज़ तो आ रही है बराबर, ठीक है। इसको नष्ट नहीं कर सकते। यादृच्छिक पदार्थ के कोई ना कोई मिस्टेक होती है, जैसे कोई किसी मापन में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, जैसे ये स्केल है, स्केल में एक पॉइंट मिसिंग है, तो शुरुआत से वो हमारे को 0.1 कम बताएगा, तो हम उसको मान लेंगे कि ये हमेशा 0.1 कम बताएगा, हम इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। ये हो गई यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। आप जब नोटबुक को अपनी बुक उठाओगे तो आपको उसमें आप 4-5 त्रुटि देंगे, उपकरण त्रुटि, शून्य त्रुटि, तो वो मैटर नहीं करती, मैटर 2 ही त्रुटियाँ करती हैं, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बोर्ड में भी 2 से पूछे जाएंगे, क्रमागत और यादृच्छिक से, अगर आप बोर्ड दे रहे हो 12 बोर्ड इस बार, ठीक है। अब आपके पास आगे निरपेक्ष सापेक्ष और ये इनका पार्ट है। नोट्स मैंने आपको बता दिया, मैं नीचे दे दूंगा। अब आपका आता है निरपेक्ष सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि, फर्स्ट जो हमारे पास है ये वो है निरपेक्ष त्रुटि, सेकंड जो है ये वो है सापेक्षिक, और थर्ड जो है हमारे पास क्या क्या बोलेंगे हम उसको? प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। बोले ये तीनों क्या होती क्या है? निरपेक्ष त्रुटि होती है किस चीज में 20% त्रुटि आ गई, 20% त्रुटि है, सापेक्षिक त्रुटि हो जाएगी 80%,
बोलिए सही त्रुटि ना निकले, ये करो, ठीक है। प्रतिशत 100 से क्रॉस कर दो सापेक्षिक त्रुटि को, आ जाएगा इस प्रकार से 3 त्रुटियाँ हो गई, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कोई खास चीज तो है नहीं, इसमें एक चीज और है आपको समझना है, योगफल गुणा भाग। जैसे कि आपके पास आपको एक राशि दे दी 1.79 क्रॉस 1.27, इसको तो आप कर लेंगे, तो पॉजिटिव में कैसे करोगे आप इसको? डिविडेशन में आपको कभी नहीं कर पाओगे, डिविडेशन में 99% स्टूडेंट अटकते हैं इसकी डिविडेशन, इसकी डिवाइडेशन में 1.79 की, ठीक है। तो इसको योगफल कैसे करेंगे? 1.27 है, 1.79 है, तो योगफल तो आप समझते हो 1 1 2 और 0.27 हो गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट हो जाएगा, ये 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, माइनस कैसे होगा, ठीक है। अब इनके एक फॉर्मूला मैं आपको देखा बता देता हूँ। जैसे ये होती है, जैसे कि 1.2 दे रखा है ना, ये होता है ए और ये होता है डेल्टा ए। क्या होता है? डेल्टा। तो इसका जैसे भी हमें प्लस करना है ए प्लस बी करना है, तो ये हो गया ए प्लस बी पॉइंट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये माइनस में होता है ए माइनस बी पॉइंट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। पर बाद में ये नहीं होता, भाग और गुणा में ये नहीं होता, भाग और गुणा में बहुत अलग फॉर्मूला है, उसमें बच्चे को बताते हैं। वो पूरे एक फॉर्मूला मैं आपको समझाता था, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है क्या, मैं कुछ कर सुनिए, ए बाई बी है ना, जैसे ए बाई बी है तो हम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा आर एम बटे आर है, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा डेल्टा ए एम, ठीक है, बटे डेल्टा एम डेल्टा एम बटे एम प्लस डेल्टा बी एम बटे में बी, ठीक है। ये हो गया इनका भागफल। अब गुणा में थोड़ा और भी टिपिकल पड़ जाएगा आपको, आप निकालेंगे इसको, ये सबसे पहले आपके आएगा ये एम बी, मैंने आपको समझा दिया एम बी एम क्या हो गए, ठीक है। डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम बटे एम प्लस डेल्टा बी एम बटे बी एम, ठीक है। और ये आ गया अपने पास आर एम, इसको तो आप नोट करो, नहीं करो गुणा में, इसको नोट कर लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रुटियों का गुणनफल भाग, ये सब हो गया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, शायद बहुत कम टाइम में हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। 40 मिनट्स के आसपास हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको इसको फॉर्मूले लिख देता हूँ, जैसे बेसिक थी फिजिक्स की, एक बार मैं लिख देता हूँ, शायद खुला है तो मैं आपको नीचे PDF अटैच कर देता हूँ, करता हूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें चैनल पर, ठीक है।